ऑलराइट बच्चों, पिछले सेशन में मैंने आपको फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन पैटर्न में पोजीशन ऑफ मिनिमा से रिलेटेड एक्सप्रेशंस दिए थे। आई होप पिछले सेशन में जो बातें मैंने सिखाई थी वो आप लोगों ने समझी हैं, और स्पेशली जो एक्सप्रेशंस मैंने आपको पिछले सेशन में दिए थे वो एक्सप्रेशंस आपको याद हो गए होंगे। जो एक्सप्रेशंस मैंने लिखवाए हैं लास्ट सेशन में वो फ्रॉनहोफर सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन पैटर्न में मिनिमा की पोजीशन और मैक्सिमा की पोजीशन के बारे में थे। आपको याद ही हो गया होगा कि ये जो डिफ्रैक्शन पैटर्न बनता है, सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन पैटर्न, फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन की स्टडी हम कर रहे हैं, और ये जो सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन पैटर्न बना हुआ है इसमें पोजीशन ऑफ nth मिनिमा, वो ये एक्सप्रेशन लिखवाया था मैंने, a sin थीटा इज n लैम्डा। ए जो है वो स्लिट की चौड़ाई है और जो थीटा है वो nth मिनिमम की एंगुलर पोजीशन है। लैम्डा ऑब्वियसली इज द वेवलेंथ ऑफ लाइट। प्रैक्टिकली जब एक्सपेरिमेंट किया जाता है तो ये जो एंगल थीटा है ये बहुत स्मॉल होता है, तो साइन थीटा इज अप्रोक्सीमेटली थीटा, और यहां से हमें थीटा की वैल्यू मिल गई है। एंड व्हाट इज थीटा? एंगुलर पोजीशन ऑफ nth मिनिमम ऑन द स्क्रीन। एंगुलर पोजीशन, ये जो थीटा है दिस कैन बी रिटर्न टू बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू tan थीटा, और tan थीटा की वैल्यू y बाई डी, और जब हम थीटा की जगह ये y बाई डी सब्स्टिट्यूट करेंगे तो nth डार्क फ्रिंज यानी nth मिनिमम जो स्क्रीन पर आता है उसकी लीनियर पोजीशन का एक्सप्रेशन मिलेगा हमें n d लैम्डा बाई a। तो ये जो एंगुलर पोजीशन वाला एक्सप्रेशन है, जब आप लीनियर पोजीशन लिखने जाते हो तो न्यूमरेटर में बस ये कैपिटल D और मिल जाता है। एक और बात बताई थी कि अगर एक्सपेरिमेंट करने के दौरान स्लिट के जस्ट आगे आपने एक कन्वर्जिंग लेंस लगाया है, क्योंकि मैंने समझाया था कि ये जो एक्सपेरिमेंट हम करते हैं इसको रियल लाइफ में नहीं किया जा सकता। रियल लाइफ में हमें एक कन्वर्जिंग लेंस लगा के ये एक्सपेरिमेंट करना होता है। मैंने डिटेल में ये बात आपको ऑलरेडी समझाई हुई थी। तो अगर आप स्लिट के आगे एक कन्वर्जिंग लेंस रखते हो, और अगर लेंस रख रहे हो तो स्क्रीन को कहां रखोगे? लेंस के फोकल प्लेन में। तो अगर आप स्लिट के जस्ट आगे एक कन्वर्जिंग लेंस लगाते हो और स्क्रीन को लेंस के फोकल प्लेन में बैठाते हो, तब जो nth मिनिमम की लीनियर पोजीशन होगी उसका एक्सप्रेशन ये होगा, nth डार्क फ्रिंज की लीनियर पोजीशन। तो जो स्क्रीन है वो लेंस के फोकल प्लेन में है, तो ये जो कैपिटल D है इसकी जगह आप लेंस की फोकल लेंथ सब्स्टिट्यूट करेंगे लैम्डा बाई a। ये वाला जो एक्सप्रेशन है ये तब इस्तेमाल में आता है जब हमने स्लिट के आगे एक लेंस रख दिया है, कन्वर्जिंग लेंस, और जो स्क्रीन है वो लेंस के फोकल प्लेन में रखी जा रही है। तो बस कैपिटल D की जगह पर लेंस की फोकल लेंथ f सिंबल आ गया है। ये जो भी एक्सप्रेशंस हैं ये स्लिट के डिफ्रैक्शन पैटर्न से रिलेटेड एक्सप्रेशंस हैं। स्लिट, फिर मैंने लास्ट क्लास में एक बात और समझाई थी कि अगर स्लिट की बजाय आप एक पिन होल लेते हैं तो ये वाले जो एक्सप्रेशन है, दीज एक्सप्रेशंस आर फॉर स्लिट डिफ्रैक्शन। स्लिट से आने वाली लाइट का डिफ्रैक्शन पैटर्न, उससे रिलेटेड ये एक्सप्रेशन है। अगर स्लिट की जगह पर कोई पिन होल है, और पिन होल यानी कि यू हैव अ सर्कुलर अपर्चर, तो अगर सर्कुलर अपर्चर है तो उससे रिलेटेड जो एक्सप्रेशंस होते हैं उसमें बस यहां पे 1.22 और आता है। तो एंगुलर पोजीशन ऑफ nth मिनिमम इन डिफ्रैक्शन पैटर्न ऑफ सर्कुलर अपर्चर, सर्कुलर अपर्चर का जब डिफ्रैक्शन पैटर्न लेंगे उसमें nth मिनिमम की जो एंगुलर पोजीशन है, तो जो स्लिट वाला रिजल्ट था उसमें 1.22 और मल्टीप्लाई होता है, दैट्स इट। लीनियर पोजीशन ऑफ nth डार्क फ्रिंज, और एक चीज और बताई थी कि अगर पिन होल लेते हैं आप, तो पिन होल में जो सामने स्क्रीन पर आप फ्रिंजेस देखोगे उन फ्रिंजेस का शेप होगा रिंग्स। तो जिसको हम nth मिनिमम कह रहे हैं उसे हम कह सकते हैं nth डार्क रिंग। मैक्सिमम को हम ब्राइट रिंग बोल सकते हैं।
तो जब आप पिन होल लोगे तो जो स्क्रीन पर डिफ्रैक्शन पैटर्न है उस डिफ्रैक्शन पैटर्न में ब्राइट और डार्क रिंग्स नजर आती है। और जब आप स्लिट लेते हो तो जो डिफ्रैक्शन पैटर्न बनेगा उसमें ब्राइट एंड डार्क बैंड्स नजर आते हैं। तो यह भी कई बार आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अगर हम स्लिट लेते हैं तो स्क्रीन पर जो फ्रिंजेस होंगी उनका शेप क्या होगा। तो अगर आप स्लिट लेते हो तो स्क्रीन पे जो फ्रिंजेस बनेंगी उनका शेप होगा स्ट्रेट लाइन। और अगर आप पिन होल लेते हो यानी सर्कुलर अपर्चर का डिफ्रैक्शन पैटर्न देख रहे हो तो सर्कुलर अपर्चर का जब डिफ्रैक्शन पैटर्न देखा जाएगा तो स्क्रीन पर जो हमें डिफ्रैक्शन पैटर्न नजर आएगा उस डिफ्रैक्शन पैटर्न में जो फ्रिंजेस हैं उनका शेप होगा सर्कुलर यानी रिंग शेप में रहेगा। सारी बातें मैंने लास्ट क्लास में बताई थी। तो ये जो nth डार्क फ्रिंज की पोजीशन है इसे आप nth डार्क फ्रिंज का रेडियस भी कहते बुला सकते हो। तो पोजीशन कहो या रेडियस ऑफ nth डार्क फ्रिंज कहो, बोथ आर सेम। तो बस यहां पर जो स्लिट वाला रिजल्ट है उसमें 1.22 और मल्टीप्लाई कर देना है, दैट्स इट। तो ये रिजल्ट्स अगर आपको याद हैं तो आप डिफ्रैक्शन के सभी क्वेश्चंस कर सकते हो। अगर आप पिन होल का डिफ्रैक्शन पैटर्न स्टडी कर रहे हो, पिन होल मतलब सर्कुलर अपर्चर का डिफ्रैक्शन पैटर्न स्टडी कर रहे हो और पिन होल के जस्ट आगे आपने लेंस लगाया है, स्क्रीन को लेंस के फोकल प्लेन में रखा है, तो बस ये कैपिटल डी की जगह लेंस की फोकल लेंथ आ जाएगा। और पिन होल है तो इस एक्सप्रेशन में 1.22 मल्टीप्लाई करना होता है। आई होप कि ये जो बातें मैंने लास्ट सेशन में आपको समझाई हैं वो आपने अच्छे से समझ ली है, आपको याद भी रहेंगे। ये एक्सप्रेशंस याद रहेंगे तो क्वेश्चंस हो ही जाएंगे। अब आप सीख चुके हो टू स्लिट इंटरफेरेंस पैटर्न के बारे में। टू स्लिट इंटरफेरेंस जब हम करते हैं, YDSC जब एक्सपेरिमेंट किया जाता है, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, उसके बारे में आपको सिखाया गया है। और फिर ये वाला जो एक्सपेरिमेंट है फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन ड्यू टू सिंगल स्लिट, तो सिंगल स्लिट का जो डिफ्रैक्शन पैटर्न आपने स्टडी किया है, इन दोनों में क्या क्या डिफरेंसेस हैं ये मैं आपको नोटिस करवाना चाहता हूं। कभी आपसे पूछा भी जा सकता है, तो आपको मैं नोटिस करवाना चाह रहा हूं कि जो टू स्लिट इंटरफेरेंस पैटर्न आपको सिखाया गया है YDSC वाला एक्सपेरिमेंट, और जो सिंगल स्लिट का डिफ्रैक्शन पैटर्न आपको बताया गया है यानी फ्रॉनहोफर सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन एक्सपेरिमेंट, इन दोनों एक्सपेरिमेंट में जो पैटर्न्स क्रिएट होते हैं, इंटरफेरेंस पैटर्न और डिफ्रैक्शन पैटर्न, उन पैटर्न्स में क्या बेसिक डिफरेंसेस हैं, उनमें अंतर क्या है। तो बड़ी सिंपल बात हम करने जा रहे हैं। तो दोनों जो पैटर्न है उनके बारे में आप जानते हो और अब मैं आपको नोटिस करवा रहा हूं कि दोनों में फर्क क्या क्या है। तो हम बीच में एक लाइन खींचेंगे, एक तरफ हम इंटरफेरेंस की बारे में लिखेंगे, एक तरफ हम डिफ्रैक्शन के बारे में लिखेंगे, ताकि दोनों में जो अंतर है, दोनों में जो फर्क है वो बिल्कुल क्लियर समझ में आए। तो पहले एक दो डिफरेंसेस मैं क्विकली आपको दिखाता हूं जो बिल्कुल इमीडिएटली नोटिस किए जा सकते हैं। सबसे पहली बात तो यह है कि जब हम डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में दो अलग स्लिट में से सेकेंडरी वेवलेट्स आती हैं और सुपर इंपोज होके पैटर्न बनाती हैं। नाम ही है ना उसका, डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। तो डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में दो डिफरेंट स्लिट से निकलने वाली रेज ऑफ लाइट सुपर इंपोज होके इंटरफेरेंस पैटर्न प्रोड्यूस करती हैं, जबकि फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन में एक ही स्लिट है और एक ही स्लिट के अंदर जो डिफरेंट पॉइंट्स हैं, उन डिफरेंट पॉइंट्स में से आने वाली सेकेंडरी वेवलेट्स का सुपर इंपोजिशन होता है और ये डिफ्रैक्शन पैटर्न बनता है। तो डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में दो स्लिट्स में से आने वाली रेस का सुपर इंपोजिशन होता है, और सिंगल स्लिट जब एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो ये सिंगल स्लिट जब डिफ्रैक्शन एक्सपेरिमेंट हो रहा है उसमें सिंगल स्लिट है हमारे पास, उसमें अकेली स्लिट है और एक ही स्लिट के अंदर जितने पॉइंट्स होते हैं, इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं, उन सभी पॉइंट्स से निकलने वाली सेकेंडरी वेवलेट्स
स्क्रीन पे सुपर इंपोज होकर ये डिफ्रैक्शन पैटर्न क्रिएट करती है। तो पहला फर्क तो यही है कि डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में दो अलग स्लिट से आने वाली वेव्स का सुपर इंपोजिशन होता है और फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन एक्सपेरिमेंट में एक ही स्लिट के अंदर से आने वाली सेकेंडरी वेवलेट्स का सुपर इंपोजिशन होता है। तो ये तो पहला फर्क है। दूसरा फर्क जो कि बिल्कुल साफ दिखाई देता है कि वो जो डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है उसमें सभी मैक्सिमम आर ऑफ इक्वल इंटेंसिटी, जबकि ये जो डिफ्रैक्शन एक्सपेरिमेंट है इसमें प्रिंसिपल मैक्सिमम हैज ग्रेटेस्ट इंटेंसिटी एंड द इंटेंसिटी ऑफ सेकेंडरी मैक्सिमा डिक्रीजेस विद द ऑर्डर ऑफ सेकेंडरी मैक्सिमा। ऑर्डर का मतलब सेकेंडरी मैक्सिमा नंबर 1 इससे कम इंटेंसिटी नंबर 2 वाले मैक्सिमा की है, इससे कम इंटेंसिटी नंबर 3 वाले सेकेंडरी मैक्सिमा की है एंड सो ऑन। तो इंटरफेरेंस में ऑल मैक्सिमा वर ऑफ सेम इंटेंसिटी, सभी जो मैक्सिमम है वो एक बराबर इंटेंसिटी वाले इंटरफेरेंस एक्सपेरिमेंट में थे, जबकि जो डिफ्रैक्शन एक्सपेरिमेंट है, ये जो डिफ्रैक्शन पैटर्न है सिंगल स्लिट वाला, इसमें सेंट्रल मैक्सिमम की इंटेंसिटी इज ग्रेटेस्ट एंड द सेकेंडरी मैक्सिमा आर ऑफ लोअर इंटेंसिटी एंड द इंटेंसिटी कीप्स ऑन डिक्रीजिंग विद इंक्रीज इन ऑर्डर ऑफ सेकेंडरी मैक्सिमा। तो ये दूसरा फर्क है जो बिल्कुल साफ साफ दिखाई पड़ता है कि अगर आप पैटर्न को देखोगे आपको तुरंत ये फर्क नजर आएगा। एक और बढ़िया फर्क है, मेन फर्क है कि इंटरफेरेंस वाले पैटर्न में सभी मैक्सिमा इक्वल विड्थ के थे, जबकि यहां पे जो सेंट्रल मैक्सिमा है वो सेकेंडरी मैक्सिमा के कंपैरिजन में डबल विड्थ का है। ये भी बात मैंने पिछले सेशन में एक्सप्लेन की थी कि सेंट्रल मैक्सिमा सेकेंडरी मैक्सिमम के कंपैरिजन में डबल विड्थ का है। तो ऐसे ही कुछ और भी डिफरेंसेस हैं, वही मैं आपको नोट करवाने जा रहा हूं। तो मैं ये पूरी चीज इरेज करूंगा, बीच में आपको एक लाइन खींचनी है पेपर के बीच में, एक तरफ इंटरफेरेंस की बात करेंगे, एक तरफ डिफ्रैक्शन पैटर्न की बात करेंगे। ओके, ऑलराइट, तो हेडिंग डालिए, डिफरेंस बिटवीन टू स्लिट इंटरफेरेंस पैटर्न एंड सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन पैटर्न। दो स्लिट वाला जो इंटरफेरेंस पैटर्न आपने स्टडी किया और सिंगल स्लिट वाला जो डिफ्रैक्शन पैटर्न आपने सीखा, उनमें क्या फर्क है। तो दो स्लिट वाला जो इंटरफेरेंस पैटर्न है वो YDSC एक्सपेरिमेंट में आया था और ये जो सिंगल स्लिट वाला डिफ्रैक्शन पैटर्न है ये फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन एक्सपेरिमेंट में आपने देखा है। इनमें डिफरेंस हम डिस्कस कर रहे हैं। तो पेपर के बीच में एक लाइन खींच लो, एक तरफ टू स्लिट इंटरफेरेंस पैटर्न के बारे में लिखा जाएगा, दूसरी साइड हम सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन पैटर्न के बारे में लिखेंगे ताकि दोनों में जो डिफरेंस है वो बिल्कुल क्लियर नजर आए। पहला मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि टू स्लिट इंटरफेरेंस पैटर्न में दो स्लिट से आने वाली रेस का सुपर इंपोजिशन होता है, जबकि सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन पैटर्न में एक ही स्लिट के अंदर से आने वाली सेकेंडरी वेवलेट्स का सुपर इंपोजिशन होता है। तो पहला पॉइंट तो यही है, सेकेंडरी वेवलेट्स कमिंग फ्रॉम टू डिफरेंट स्लिट्स सुपरइम्पोज टू प्रोड्यूस इंटरफेरेंस पैटर्न ऑन स्क्रीन। तो दो डिफरेंट स्लिट की सेकेंडरी वेवलेट्स इंटरफेरेंस पैटर्न स्क्रीन पर बनाती हैं, जबकि इधर क्या है, सेकेंडरी वेवलेट्स कमिंग फ्रॉम डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ सिंगल स्लिट, एक ही स्लिट के डिफरेंट पॉइंट से चली हुई सेकेंडरी वेवलेट्स सुपरइम्पोज टू प्रोड्यूस डिफ्रैक्शन पैटर्न ऑन स्क्रीन। तो पहला फर्क तो ये है कि वहां दो स्लिट की सेकेंडरी वेवलेट्स का सुपरइम्पोजिशन हुआ, जबकि यहां पर एक ही स्लिट के अंदर से आने वाली सेकेंडरी वेवलेट्स का सुपरइम्पोजिशन होता है। दूसरा डिफरेंस देखिए, इंटरफेरेंस पैटर्न में ऑल मैक्सिमा आर ऑफ सेम इंटेंसिटी, जबकि डिफ्रैक्शन पैटर्न में क्या है, इंटेंसिटी ऑफ प्रिंसिपल मैक्सिमम इज ग्रेटेस्ट एंड इंटेंसिटी ऑफ सेकेंडरी मैक्सिमा डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन ऑर्डर ऑफ सेकेंडरी मैक्सिमम। तो जैसे जैसे सेकेंडरी मैक्सिमम हायर ऑर्डर का होता जाता है वैसे वैसे सेकेंडरी मैक्सिमम की इंटेंसिटी डाउन होती जाती है। तो प्रिंसिपल मैक्सिमम ग्रेटेस्ट इंटेंसिटी वाला है और जैसे जैसे ऑर्डर इंक्रीज होता जाता है सेकेंडरी मैक्सिमम का, उसकी इंटेंसिटी गिरती जाती है, जबकि इंटरफेरेंस में सभी मैक्सिमम, सेंट्रल मैक्सिमम और बाकी के सारे मैक्सिमम सेम इंटेंसिटी वाले बन रहे होते हैं।
तो ये दूसरा फर्क है। अब मेरे पास बोर्ड पे स्पेस नहीं है, तो आप लोग फिलहाल ये 2 पॉइंट्स नोट करो हेडिंग डाल के, फिर मैं फर्दर और भी डिफरेंसेस लिखूंगा, आप उसको भी समझिएगा। पहले नोट करो इसे। ऑलराइट, अब और डिफरेंसेस को समझते हैं। तो इंटरफेरेंस पैटर्न में ऑल मैक्सिमा आर ऑफ इक्वल विड्थ, ये बात आप जानते हो। तो सभी के सभी जो मैक्सिमम है बराबर विड्थ के होते हैं, और विड्थ भी आपको सिखाई गई है डी लैम्डा बाई स्मॉल डी, है ना। यहां पर क्या है, विड्थ ऑफ प्रिंसिपल मैक्सिमम इज डबल इन कंपैरिजन टू विड्थ ऑफ सेकेंडरी मैक्सिमम। तो जो बीच वाला है सेंट्रल मैक्सिमम है, उसकी चौड़ाई सेकेंडरी मैक्सिमा के कंपैरिजन में दुगनी है। तो इंटरफेरेंस वाले सेटअप में, इंटरफेरेंस वाले एक्सपेरिमेंट में सभी मैक्सिमा इक्वल विड्थ के हैं, जबकि डिफ्रैक्शन वाले एक्सपेरिमेंट में सेंट्रल मैक्सिमा जो है, मैक्सिमम जो है वो सेकेंडरी मैक्सिमा के कंपैरिजन में डबल विड्थ का रहता है। अगला डिफरेंस देखिए, इंटरफेरेंस एक्सपेरिमेंट में जो मिनिमम इंटेंसिटी होती है वो 0 होनी जरूरी नहीं होती। आपने फॉर्मूला पढ़ा है, शायद आपको याद होगा, इंटरफेरेंस जब YDSC एक्सपेरिमेंट है उसमें मैक्सिमम इंटेंसिटी की वैल्यू है √I1 + √I2 होल स्क्वायर, और मिनिमम इंटेंसिटी रहती है √I1 - √I2 होल स्क्वायर। तो अगर I1 I2 सेम है तो मिनिमम इंटेंसिटी 0 होगी, अदरवाइज नहीं होगी। तो जो इंटरफेरेंस वाला एक्सपेरिमेंट है उसमें मिनिमम इंटेंसिटी मे और मे नॉट बी 0, जबकि ये जो सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन एक्सपेरिमेंट में हमें पैटर्न मिला है, इसमें मिनिमम इंटेंसिटी 100% 0 आती है। इंटेंसिटी 0 यानी परफेक्ट डार्कनेस, तो 100% यहां पे मिनिमम इंटेंसिटी 0 रहती है ये सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन पैटर्न में। तो इंटेंसिटी ऑफ मिनिमा इज डेफिनेटली 0 हियर, जबकि इंटरफेरेंस में इंटेंसिटी ऑफ मिनिमा मे और मे नॉट बी 0। एक और फर्क है, YDSC वाले एक्सपेरिमेंट में यानी इंटरफेरेंस पैटर्न में जो सेंट्रल फ्रिंज है वो जरूरी नहीं है कि हमेशा ब्राइट हो, सेंट्रल फ्रिंज डार्क भी हो सकती है। अगर इनिशियल फेज डिफरेंस 180 डिग्री है तो सेंट्रल वाली फ्रिंज डार्क हो जाती है। तो YDSC एक्सपेरिमेंट में सेंट्रल फ्रिंज में बी ब्राइट और डार्क, तो जो बीच वाली फ्रिंज है सबसे बिल्कुल स्क्रीन के बीचों बीच जो सेंट्रल फ्रिंज है मे बी ब्राइट और डार्क, जबकि डिफ्रैक्शन एक्सपेरिमेंट में सेंट्रल फ्रिंज इज ऑलवेज ब्राइट, 100% ब्राइट ही बनेगी जब आप फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन पैटर्न बनाओगे सिंगल स्लिट के द्वारा, वहां पे ब्राइट फ्रिंज ही सेंट्रल फ्रिंज होगी, कभी भी डार्क नहीं आएगी सेंट्रल फ्रिंज। तो दिस इज वन मोर डिफरेंस। और एक डिफरेंस आप ये भी कह सकते हो कि जो फॉर्मूला इंटरफेरेंस में मैक्सिमम की पोजीशन के लिए था उससे मिलता जुलता फॉर्मूला डिफ्रैक्शन में मिनिमम के लिए बनाया गया है। तो YDSC वाले एक्सपेरिमेंट में क्या था, पोजीशन ऑफ nth मैक्सिमम ऑन स्क्रीन इज d sin थीटा इक्वल टू n लैम्डा। तो जो nth मैक्सिमम की पोजीशन का एक्सप्रेशन था वो ये आया था d sin थीटा इक्वल टू n लैम्डा। साइन थीटा को आप अप्रोक्सीमेटली थीटा लिखोगे तो एंगुलर पोजीशन हो जाएगी, एंगुलर पोजीशन में थीटा इज अप्रोक्सीमेटली tan थीटा लोगे तो लीनियर पोजीशन आ जाएगी। तो मैं यही एक्सप्रेशन लिख रहा हूं, यहीं से आगे का रास्ता जाता है। तो जो nth मैक्सिमम की पोजीशन का ये फॉर्मूला था डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में, जबकि ये फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन एक्सपेरिमेंट में ऐसा ही फॉर्मूला nth मिनिमम के लिए है। तो जो वहां मैक्सिमम के लिए था वो यहां मिनिमम के लिए है। तो दिस इज अनदर डिफरेंस। पोजीशन ऑफ nth मिनिमम ऑन स्क्रीन इज गिवन बाय a sin थीटा इक्वल टू n लैम्डा। तो ये मैंने 5-6 डिफरेंसेस आपको बताए हैं टू स्लिट इंटरफेरेंस पैटर्न और सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन पैटर्न के बीच में। आई होप कि जो मैंने ये डिफरेंसेस एक्सप्लेन किए ये आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। फेयर कॉपी पे आप इन डिफरेंसेस को जल्दी से नोट कर लो, वीडियो पॉज करके नोट इट डाउन।
ऑलराइट, अब हम लोग बात करने जा रहे हैं क्राइटेरियन ऑफ रेजोल्यूशन। सबसे पहले तो आप रेजोल्यूशन का मतलब समझने की कोशिश करिए। मान लो कि मैं 2 पॉइंट्स ऐसे ड्रॉ करता हूं, 2 पॉइंट्स हैं और आप इन दोनों पॉइंट्स को देख रहे हो। अब आप थोड़ा और दूर से इन दोनों पॉइंट्स को देखिए। तो जब आप दूर से देखोगे तो आपको ये दोनों पॉइंट्स एक दूसरे के करीब दिखाई देंगे। आपको लगेगा कि ये पास में है, जबकि है ये एक्चुअली एक दूसरे से दूर। लेकिन आप जब दूर खड़े होकर देखोगे तो आपको लगेगा ये दोनों पॉइंट्स एक दूसरे के ज्यादा करीब हैं। और दूर जाओ, और दूर से देखने पर ये दोनों और करीब महसूस होने लगेंगे। और फिर अगर आप बहुत दूर चले जाओगे तो आपको ये जो 2 पॉइंट्स हैं ये एक पॉइंट की तरह दिखेगा। कहने का मतलब ये है कि अगर आप बहुत ज्यादा दूरी से देखोगे तो आप इन दोनों पॉइंट्स को अलग अलग नहीं देख पाओगे। आपको ये 2 पॉइंट्स फील होंगे एक पॉइंट की तरह। तो रिजोल्यूशन का मतलब है 2 पास पास रखी चीजों को अलग अलग पहचान पाने की क्षमता। अगर 2 पॉइंट्स बिल्कुल पास में हैं और आप उनको देखना शुरू करते हो तो क्या आप उन दोनों पॉइंट्स को अलग अलग देख सकते हो? अगर आप देख सकते हो दोनों पॉइंट्स को अलग अलग तो हम कहते हैं कि आपकी आंखें उन दोनों पॉइंट्स को रिजॉल्व करने में कामयाब हो रही हैं। लेकिन अगर आप थोड़ा दूर खड़े होकर देखोगे तो आप उन 2 पॉइंट्स को अलग अलग नहीं देख पाओगे। आपको 2 पॉइंट्स एक की तरह महसूस होंगे, आपको लगेगा एक ही पॉइंट है। और जब ऐसा होता है कि आप 2 पास पास रखे पॉइंट्स को अलग अलग देख नहीं पा रहे हो तो हम कहेंगे कि आपकी आंखें उन दोनों पॉइंट्स को अलग अलग रिजॉल्व नहीं कर पा रही हैं। अगर आप 2 पास पास रखी चीजों को अलग अलग पहचान पा रहे हो, अलग अलग आपको दिख रही हैं, तो हम कहेंगे कि आपकी आंखें दोनों ऑब्जेक्ट्स को रिजॉल्व कर पा रही हैं। लेकिन अगर 2 पास पास रखे पॉइंट्स को आपकी आंखें अलग अलग समझने में कामयाब नहीं हो रही हैं, आपको फील हो रहा है कि ये 2 नहीं एक ही पॉइंट है, तब हम कहते हैं कि आपकी जो आंखें हैं वो उन दोनों पॉइंट्स को रिजॉल्व नहीं कर पा रही। और जब ऐसा होता है कि हमारी नॉर्मल आंखें 2 पास पास रखे पॉइंट्स को अलग अलग नहीं देख पाती, हमारी आंखों को लगता है कि ये एक ही पॉइंट है, तो हम माइक्रोस्कोप से उनको देखने की कोशिश करते हैं। माइक्रोस्कोप से जब आप देखोगे तो आप हो सकता है उन दोनों पॉइंट्स को अलग अलग देखने में कामयाब हो जाओ। तो मतलब माइक्रोस्कोप से देखने पर हमें बेहतर रिजोल्यूशन मिलता है। माइक्रोस्कोप से जब हम देखते हैं तो हमें रिजोल्यूशन बेहतर मिलता है। माइक्रोस्कोप से देखो, अगर आप आसमान में किसी तारे को देख रहे हो तो कई बार होता है हम आसमान में देखते हैं, हमें एक तारा नजर आता है, लेकिन जब हम टेलीस्कोप से देखते हैं तो हमें समझ में आता है ये एक तारा नहीं है, ये तो पूरी गैलेक्सी है। लेकिन ये हमसे इतनी दूर है कि पूरी की पूरी गैलेक्सी हमें एक छोटे से तारे जैसी दिखती है। तो आसमान में जब आप देखते हो और आपको एक तारा दिख रहा है, हो सकता है कि वो एक तारा नहीं है, वो कई सारे तारों का एक गुच्छा है, वो एक छोटी गैलेक्सी है। लेकिन इतनी दूर है कि पूरी की पूरी जो गैलेक्सी है वो आपको एक तारे जैसी दिख रही। गैलेक्सी के अंदर तो अरबों खरबों तारे होते हैं, लेकिन आपको अरबों खरबों तारे अलग अलग नहीं दिख रहे हैं। यू आर जस्ट लुकिंग वन स्टार। तो कंप्लीट गैलेक्सी अपीयर्स टू बी लाइक वन स्टार ओनली। तो क्या है कि वो गैलेक्सी हमसे इतनी ज्यादा दूर है कि हम उस गैलेक्सी के अंदर जो तारे हैं उनको अलग अलग पहचान नहीं पा रहे। मतलब हमारी जो आंखें हैं वो गैलेक्सी के अंदर मौजूद तारों को रिजॉल्व नहीं कर पा रही हैं। Our eyes fail to resolve the stars in that galaxy because our eyes do not have that much resolving power.
हमारी आईज इतनी पावरफुल नहीं है कि वो गैलेक्सी के सितारों को अलग अलग पहचान पाए, क्योंकि गैलेक्सी बहुत ज्यादा दूर है। तो हमें लगता है कि एक तारा है, तो पूरी की पूरी जो गैलेक्सी है वो हमें एक पॉइंट जैसी दिखने लगती है। फिर हम टेलीस्कोप लगाते हैं, और अगर आपका टेलीस्कोप पावरफुल है सफिशिएंटली, तो टेलीस्कोप से आपको हो सकता है कि गैलेक्सी के अंदर के अलग अलग तारे दिखने शुरू हो जाएं। तो अगर टेलीस्कोप ऐसा कर पाया तो हम कहेंगे कि जो टेलीस्कोप है वो गैलेक्सी के अंदर मौजूद तारों को रिजॉल्व करने में कामयाब हो रहा है। आई रिपीट, पूरी की पूरी गैलेक्सी एक पॉइंट जैसी दिख रही है क्योंकि बहुत दूर है। आपको दिख रहा है कि एक स्टार है, लेकिन वो एक स्टार नहीं है, वो पूरी गैलेक्सी है। जब आप टेलीस्कोप से देखोगे, और अगर आपका टेलीस्कोप सफिशिएंटली पावरफुल हुआ, तो अगर पावरफुल टेलीस्कोप है तो हो सकता है कि आप गैलेक्सी के अंदर जो स्टार्स हैं और जो प्लैनेट्स हैं उनको अलग अलग पहचानना शुरू कर दें टेलीस्कोप की मदद से। तो अगर टेलीस्कोप गैलेक्सी के अंदर मौजूद स्टार्स और प्लैनेट को अलग अलग दिखाने में कामयाब हो जाए, तो हम कहेंगे कि जो टेलीस्कोप है वो गैलेक्सी के जो स्टार्स हैं उनको रिजॉल्व करने में कामयाब हो पा रहा है। लेकिन अगर टेलीस्कोप ज्यादा पावरफुल ना हो तो टेलीस्कोप से देखने पर भी आप गैलेक्सी के अंदर वाले स्टार्स को अलग पहचान नहीं सकेंगे। आपको टेलीस्कोप अगर कम पावर का है तो टेलीस्कोप लगाओगे तो थोड़ा बड़ा दिखेगा, लेकिन फिर भी हो सकता है कि आप अंदर के स्टार्स को ना देख पाए। तो इसका मतलब है आपको और ज्यादा हाई रिजॉल्विंग पावर के टेलीस्कोप की जरूरत है। तो आई होप कि रिजोल्यूशन का क्या मतलब है ये मेरे सभी स्टूडेंट्स को समझ में आ गया होगा। व्हाट डू वी मीन व्हेन वी टॉक अबाउट रिजोल्यूशन? आई होप दैट इज क्लियर टू एवरीवन ऑफ यू। अब हम इसको मैथमेटिकली डिस्कस करना चाहते हैं। अभी तो मैंने आपको ये बताया कि रिजोल्यूशन मीन्स व्हाट, रिजोल्यूशन चीज क्या है, रिजोल्यूशन के मायने क्या है, ये मैंने अभी बताया। एक बार फिर से मैं बोल देता हूं कि रिजोल्यूशन का मतलब है दो पास पास रखे पॉइंट्स को अलग अलग देख पाने की क्षमता। अगर दो पास पास रखे पॉइंट्स अलग अलग नजर आते हैं, अलग अलग दिखाई दे जाते हैं, तो हम कहेंगे कि दोनों पॉइंट्स को हम रिजॉल्व करने में कामयाब हो गए। लेकिन अगर दो पास पास रखे पॉइंट्स को हम अलग अलग नहीं देख पा रहे हैं और हमें लग रहा है कि दो नहीं एक ही पॉइंट है वो, हम दो पॉइंट्स को अलग अलग पहचान नहीं पा रहे हैं, हमें दो पॉइंट्स एक की तरह दिख रहे हैं, तो हम कहेंगे कि हम उन दोनों पॉइंट्स को रिजॉल्व करने में कामयाब नहीं हुए। तो रिजॉल्व करना मतलब दो पास पास रखी चीजों को अलग अलग देख पाने में एबल हो जाना। अलग अलग देखने में आप अगर सक्षम हो जाते हैं, आपको दोनों पॉइंट अलग अलग पहचान में आते हैं, तो आपने उन दोनों पॉइंट्स को रिजॉल्व कर लिया है। और अगर दो पास पास रखे पॉइंट आपको दो नहीं एक ही नजर आ रहा है, तो हम कहेंगे कि आप उन दोनों पॉइंट्स को अलग अलग रिजॉल्व करने में फेल हो रहे हैं, आप नहीं रिजॉल्व कर पा रहे हैं। तो रैले नाम का एक साइंटिस्ट हुआ था, और रैले ने मैथमेटिकली एक तरीका बताया कि कब हमें पॉइंट्स अलग अलग नजर आएंगे और कब हमें लगेगा कि दो पॉइंट्स एक हैं, मतलब उन दोनों पॉइंट्स को हम अलग अलग देखने में कामयाब नहीं हो पाएंगे। इसका एक मैथमेटिकल तरीका रैले ने सजेस्ट किया, इसीलिए हेडिंग डाली गई है रैले क्राइटेरियन फॉर रिजोल्यूशन। रैले का रिजोल्यूशन का क्राइटेरियन। तो रैले ने सजेशन दिया कि कब हमें दो पास पास रखे पॉइंट्स अलग दिखाई पड़ते हैं और कब हमें दो पास पास रखे पॉइंट्स अलग ना दिखाई देकर हमें लगता है कि वो एक ही पॉइंट हो गया। तो सपोज करिए कि दो छोटे छोटे
बहुत दूरी पर दो छोटे छोटे बल्ब आपको दिखाई दे रहे हैं। आप अपनी आंखों से देख रहे हो और आपने आंखों से देखा तो दूर आपको दो बल्ब जलते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो अभी ये जो दो बल्ब जल रहे हैं ये बेसिकली दो पॉइंट सोर्स हैं, राइट? दो बल्ब जो आपको दिखाई पड़ रहे हैं वो बेसिकली दो पॉइंट सोर्स हैं और दोनों पॉइंट सोर्स से रोशनी आ रही है और आपकी आंखों में घुस रही है। बच्चों, आपकी आंखों में एक छोटा सा होल है, छोटा सा, बिल्कुल एक आपकी आंखों में होल है। तो जब रोशनी आपकी आंखों में अंदर जाएगी तो क्योंकि छोटे होल में रोशनी अंदर घुस रही है तो ये जो लाइट की रेज अंदर घुसेंगी ये आंखों के अंदर घुसते समय इनका डिफ्रैक्शन होने लगेगा, है कि नहीं? हमने सीखा है ना कि जब भी लाइट रेज किसी छोटे ऑब्स्टेकल में टकराती हैं तो डिफ्रैक्शन हो जाता है, मतलब बेंड हो जाती हैं ऑब्स्टेकल के किनारों से टकरा के। इसी को डिफ्रैक्शन फिनोमिनन कहते हैं। तो क्योंकि आपकी आंखों का जो आई होल है, आपकी आंखों में जो होल है जिससे लाइट अंदर जा रही है, वो होल बेहद छोटा है और क्योंकि बेहद छोटा होल है इसलिए जब लाइट रेज आपकी आंखों में घुसती हैं तो आंखों में एंटर होने के दौरान आंखों के होल से पास होते समय लाइट रेज का डिफ्रैक्शन होता है। अच्छा, एक और बात, आपकी आंखों में एक स्क्रीन भी है जिसको हम कहते हैं रेटिना। तो आपकी आंखों के पीछे एक पर्दा लगा है, एक स्क्रीन है और उस स्क्रीन को रेटिना कहते हैं। ऑल ऑफ यू ऑलरेडी नो दैट। तो जब आंखों के अंदर लाइट एंटर होती है तो रेटिना पर जाके एक डिफ्रैक्शन पैटर्न बनेगा। तो आपकी आंखों की रेटिना पर एक्चुअली ये बनता है। तो जब आप किसी पॉइंट को देखते हो तो उस पॉइंट से आने वाली रोशनी, उस पॉइंट से आने वाली लाइट रेज आपकी आंखों में घुसते वक्त डिफ्रैक्शन करती है और आपके आंखों की जो रेटिना है उस रेटिना पर डिफ्रैक्शन पैटर्न आता है इस तरह से। तो बेसिकली आपकी रेटिना पर यह पैटर्न पैदा होता है जब हम किसी दूर के पॉइंट को देखते हैं। समझ में आई है ना मेरी बात? बहुत दूर कोई बल्ब जल रहा है, उस बल्ब से आने वाली रोशनी आपकी आंखों में जब जाती है तो आई होल में घुसते समय रोशनी का डिफ्रैक्शन हो जाता है और आपके आंखों की जो रेटिना है उस रेटिना पर एक डिफ्रैक्शन पैटर्न बनता है और इस डिफ्रैक्शन पैटर्न में ये जो सबसे ज्यादा इंटेंसिटी वाली लोकेशन है, यानी ये जो प्रिंसिपल मैक्सिमम है, इसी प्रिंसिपल मैक्सिमम को हमारा जो दिमाग है वो सेंस करता है। तो रेटिना पर डिफ्रैक्शन पैटर्न बनेगा और डिफ्रैक्शन पैटर्न का जो प्रिंसिपल मैक्सिमम बनेगा उसे हमारा माइंड सेंस करता है। मतलब हमारा माइंड इस डिफ्रैक्शन पैटर्न के प्रिंसिपल मैक्सिमा को ही ऑब्जेक्ट समझता है। तो अगर बहुत दूर एक बल्ब जल रहा है तो उस बल्ब से आने वाली रोशनी आपकी आंखों में जाएगी, रेटिना पर डिफ्रैक्शन पैटर्न बनाएगी। डिफ्रैक्शन पैटर्न में जो ये प्रिंसिपल मैक्सिमा है इसी को आपका दिमाग सेंस करेगा और सेंस करेगा तो आपको वो बल्ब दिखाई देता है। तो बेसिकली जो आप बहुत दूरी पर जलता हुआ एक छोटा सा बल्ब देख रहे हो वो बल्ब एक्चुअली आपके दिमाग के लिए, आपको तो वो बल्ब दिख रहा है लेकिन आपका दिमाग डिफ्रैक्शन पैटर्न के प्रिंसिपल मैक्सिमम को सेंस कर रहा है। तो जो डिफ्रैक्शन पैटर्न का प्रिंसिपल मैक्सिमम है वही आपका दिमाग आपको बल्ब की तरह शो करता है। ओके? अब अगर दो पास पास रखे बल्ब जल रहे हैं, बहुत दूर पर दो बल्ब हैं, अगर एक बल्ब जल रहा है तो आपकी रेटिना पर एक डिफ्रैक्शन पैटर्न बनेगा, लेकिन अगर दो बल्ब जल रहे हैं तो आपके आंखों की जो रेटिना है उस रेटिना पर दो डिफ्रैक्शन पैटर्न बनेगी। ऐसे ही होगा।
तो अगर बहुत दूरी पर दो छोटे छोटे से बल्ब आपको जलते हुए दिख रहे हैं बहुत दूर, तो दोनों बल्ब से जो रोशनी आपकी आंखों में घुसेगी, उस रोशनी का आंखों में घुसते समय डिफ्रैक्शन होगा और आंखों की जो रेटिना है उस पर डिफ्रैक्शन पैटर्न बनेगा दोनों बल्ब से आने वाली रोशनी का। ठीक है, तो रैले ने सजेशन दिया कि जो दो डिफ्रैक्शन पैटर्न आंखों की रेटिना पर फॉर्म होंगे, अगर ऐसा हो जाए कि एक डिफ्रैक्शन पैटर्न का सेंट्रल मैक्सिमम एग्जैक्टली दूसरे डिफ्रैक्शन पैटर्न के फर्स्ट मिनिमम के ठीक ऊपर बनता है। अगर दो बल्ब हैं तो दो डिफ्रैक्शन पैटर्न होंगे, और क्योंकि दोनों बल्ब अलग अलग जगह हैं, दोनों बल्ब थोड़ी दूर है, आपको पास पास दिख रहे हैं पर है तो अलग अलग, तो पहले बल्ब की पोजीशन अलग है, दूसरे बल्ब की पोजीशन अलग है। तो जब रेटिना पर डिफ्रैक्शन पैटर्न आएगा तो पहले वाले बल्ब से जो डिफ्रैक्शन पैटर्न बनेगा उसका सेंट्रल मैक्सिमम अलग होगा, थोड़ा अलग शिफ्टेड होगा, और दूसरे बल्ब की रोशनी का जो डिफ्रैक्शन पैटर्न है उसका सेंट्रल मैक्सिमम थोड़ा हटके होगा। तो दो अलग अलग डिफ्रैक्शन पैटर्न है, यानी दो अलग अलग सेंट्रल मैक्सिमम नजर आएंगे। तो जो एक सेंट्रल मैक्सिमम आपके दिमाग को महसूस होगा, आपका दिमाग उसे एक बल्ब की तरह आपको बताएगा, और जो दूसरा मैक्सिमम आपके दिमाग को नजर आ रहा है वो आपके दिमाग को ऐसा लगेगा कि दूसरा बल्ब है। तो आप दो पास पास रखे बल्ब को देख रहे हो। रैले ने सजेस्ट किया कि अगर ऐसा होता है कि हमारी रेटिना पर जो दो डिफ्रैक्शन पैटर्न फॉर्म हो रहे हैं, उन डिफ्रैक्शन पैटर्न्स में से एक पैटर्न का सेंट्रल मैक्सिमम दूसरे पैटर्न के फर्स्ट मिनिमम के ठीक ऊपर आ जाता है, तो पहले का सेंट्रल मैक्सिमम दूसरे के फर्स्ट मिनिमम पर कोइंसाइड हो जाता है, तो हमें दोनों ऑब्जेक्ट अलग अलग नजर आने जस्ट स्टार्ट होते हैं। तो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स नजर आना मतलब रिजोल्यूशन। तो दो पास पास रखे ऑब्जेक्ट्स को अलग अलग रिजॉल्व करने की कंडीशन क्या है? रैले ने सजेस्ट किया कि कंडीशन ये है कि अगर दो पास पास रखे ऑब्जेक्ट्स का डिफ्रैक्शन पैटर्न बनेगा तो एक डिफ्रैक्शन पैटर्न का सेंट्रल मैक्सिमम दूसरे वाले पैटर्न के फर्स्ट मिनिमम के ठीक ऊपर अगर बना, तब जो दो ऑब्जेक्ट्स हैं वो हमको क्लियर जस्ट अलग अलग दिखने चालू होंगे। ठीक है, तो ये एक ऑब्जेक्ट का डिफ्लेक्शन पैटर्न है। सपोज करो आंखों की रेटिना पर एक पैटर्न बना, अब मैं दूसरा पैटर्न दिखा रहा हूं, दूसरे ऑब्जेक्ट से बना हुआ पैटर्न। तो अगर ऐसा होता है कि दूसरे ऑब्जेक्ट का जो डिफ्रैक्शन पैटर्न बना, उसे मैं रेड कलर के पेन से दिखाने जा रहा हूं ताकि आपको क्लियरली समझ में आए। तो दूसरे वाले ऑब्जेक्ट का जो डिफ्रैक्शन पैटर्न है उसका सेंट्रल मैक्सिमम पहले वाले पैटर्न के फर्स्ट मिनिमम के ठीक ऊपर बनता है। तो सिचुएशन विल बी लाइक दिस, ऐसे ये दूसरे ऑब्जेक्ट का डिफ्रैक्शन पैटर्न है। तो अगर हम दो पास पास रखे पॉइंट ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं, दो पास पास रखे पॉइंट्स को देख रहे हैं, तो दोनों पॉइंट से निकलने वाली रोशनी हमारी आंखों में घुसेगी और आंखों की रेटिना पर दो डिफ्रैक्शन पैटर्न बनेंगे इस तरह से। अगर एक डिफ्रैक्शन पैटर्न का प्रिंसिपल मैक्सिमम दूसरे पैटर्न के फर्स्ट मिनिमम के ठीक ऊपर आता है, एक पैटर्न का मैक्सिमम दूसरे पैटर्न के मिनिमम के ठीक ऊपर आता है, तो हम कहेंगे कि जो दो पॉइंट्स आपको दिखाई दे रहे हैं दे आर जस्ट रिजॉल्व। जस्ट रिजॉल्व मतलब बिल्कुल पहली बार आप उनको अलग अलग पहचानने में कामयाब हुए। अगर इससे ज्यादा करीब होते ये दोनों के जो सेंट्रल मैक्सिमम है, अगर इससे ज्यादा करीब होते तो आप उन दो ऑब्जेक्ट्स को अलग नहीं पहचान पाते, आपको दोनों पॉइंट्स एक पॉइंट की तरह महसूस होने लगते।
तो इस कंडीशन में दोनों ऑब्जेक्ट जस्ट रिजॉल्व हुए हैं, ये जस्ट रिजॉल्व होने की कंडीशन है। अगर सेंट्रल मैक्सिमम इससे ज्यादा करीब आ जाए, मतलब अभी मैंने कहा कि एक पैटर्न के फर्स्ट मिनिमम के ठीक ऊपर दूसरे पैटर्न का सेंट्रल मैक्सिमम है, अगर इससे ज्यादा करीब आ जाते हैं दोनों पैटर्न के सेंट्रल मैक्सिमम इससे ज्यादा क्लोज होते हैं, तो फिर हम उन दोनों ऑब्जेक्ट्स को रिजॉल्व नहीं कर पाएंगे, मतलब हम दो पॉइंट्स को एक की तरह समझना शुरू कर देते हैं। तो सिचुएशन कुछ ऐसी है, पहले ऑब्जेक्ट का पैटर्न कुछ सपोज यू बनता है, ये फर्स्ट डिफ्रैक्शन पैटर्न है पहले ऑब्जेक्ट वाली लाइट का। तो जो पहला ऑब्जेक्ट है उसकी लाइट का पैटर्न ये है डिफ्रैक्शन पैटर्न, और अगर दूसरे ऑब्जेक्ट वाली लाइट का पैटर्न सपोज करो कुछ ऐसा बना, ये कुछ इस तरह का बन जाता है। इस तरह का बन जाता है। तो आप देख रहे हैं कि जो सेंट्रल मैक्सिमम के बीच की दूरी है वो ऊपर वाली सिचुएशन से कम है। ऊपर वाली सिचुएशन में क्या था, एक पैटर्न का सेंट्रल मैक्सिमम दूसरे पैटर्न के फर्स्ट मिनिमम के ठीक ऊपर था। अगर इससे ज्यादा क्लोज आ जाते हैं दोनों सेंट्रल मैक्सिमम, तो आपकी आंखों को क्या लगेगा, आपकी आंखों को लगेगा कि ये एक ही डिफ्रैक्शन पैटर्न है। देखो आपको एक पीक जैसा फील होगा, यहां पे आपको पहली बार दो पीक्स महसूस होंगे, आपके दिमाग को पहली बार दो पीक सेंस होंगे। लेकिन अगर इससे ज्यादा क्लोज आते हैं दोनों सेंट्रल मैक्सिमम, तो आपके दिमाग को वो एक पीक जैसा फील होने लगता है, यानी आपको लगता है कि एक ही पॉइंट है, दो पॉइंट नहीं। ठीक है, तो इन दिस केस द टू ऑब्जेक्ट्स आर अनरिजॉल्व्ड। अब ये रिजॉल्व नहीं हो पा रहे, आपकी आंखें इनको अलग अलग महसूस नहीं कर पा रही। तो दीज आर अनरिजॉल्व्ड। तो हेडिंग डालिए रेलेस क्राइटेरियन ऑफ रिजोल्यूशन, डायग्राम बनाइए जस्ट रिजॉल्व्ड अनरिजॉल्व्ड। डू इट क्विकली। देखिए मैंने ये तीसरा डायग्राम बनाया है बोर्ड पर। तो जो पहला वाला डायग्राम है उसमें जस्ट रिजॉल्व्ड दोनों ऑब्जेक्ट्स हो रहे हैं, मतलब आपके दिमाग को जस्ट दो पॉइंट्स हल्के हल्के से दिखने शुरू होते हैं, आपको महसूस होना शुरू होता है कि ये एक पॉइंट नहीं है, ये दो पॉइंट है। तो जो पहला वाला डायग्राम है वो जस्ट रिजॉल्व्ड कंडीशन का डायग्राम है। इसमें आपका जो दिमाग है वो रेटिना पर बने हुए दो इंटेंसिटी पीक्स को पहली बार जस्ट सेंस करने में कामयाब होता है। तो कंडीशन ये है कि जो दो डिफ्रैक्शन पैटर्न बने हैं उसमें से एक पैटर्न का सेंट्रल मैक्सिमम अगर दूसरे पैटर्न के फर्स्ट मिनिमम पे कोइंसाइड होने लगे, तो दो पॉइंट ऑब्जेक्ट्स आर जस्ट रिजॉल्व्ड इन दिस कंडीशन। जस्ट रिजॉल्व्ड, पहली बार महसूस होता है कि ये एक नहीं ये तो दो है। अगर इससे करीब दोनों पीक्स आ जाते हैं, इससे ज्यादा क्लोज हो जाते हैं दोनों पीक्स, तो आपके दिमाग को दो पीक नहीं समझ में आते, आपको लगता है ये एक ही पीक है। तो आपके माइंड को फील होता है दिस इज ओनली वन पीक, और आपका माइंड एक पॉइंट की तरह उसको देखना शुरू करता है। तो दो पास पास रखे पॉइंट्स आपको एक फील होने लगते हैं, एंड दिस इज अनरिजॉल्व्ड, यानी आपका जो दिमाग है वो उन दोनों पॉइंट्स को रिजॉल्व करने में कामयाब नहीं हो रहा है। आपकी जो आंखें हैं वो इतनी पावरफुल नहीं है, उसमें रिजॉल्विंग पावर कम है। और अगर इससे ज्यादा दूरी पर दोनों पीक्स हैं, जैसे इस तीसरे वाले डायग्राम में है, तो पहला पीक और दूसरा पीक ज्यादा दूर है, तो आपके दिमाग को क्लियर फील होता है, आपके दिमाग को कोई कंफ्यूजन ही नहीं रहता कि यहां पे दो पीक्स हैं। देखिए यहां पे कोई कंफ्यूजन नहीं है, आपका दिमाग बिल्कुल महसूस कर पाता है कि दो पीक्स रियली हैं,
यानी दो पॉइंट्स हैं तो आपके आपके दिमाग को दोनों पॉइंट्स अलग अलग क्लियर दिखाई देते हैं। तो यहां पे अनरिजॉल्व है, मतलब दो पॉइंट एक की तरह दिखेंगे, यहां पे जस्ट रिजॉल्व है और यहां पर वेल रिजॉल्व है। तो जो दोनों पॉइंट्स हैं वो क्लियरली आपको अलग अलग दिख पा रहे हैं, दे आर वेल रिजॉल्व। ठीक है, तो ये तीसरा वाला डायग्राम भी वीडियो पॉज करके बना लीजिए। आई होप कि जो कुछ भी मैंने रिजोल्यूशन के बारे में बताया वो आपको समझ में आ गया होगा। अब मैंने जो बताया है उसी को मैं लिखवाने जा रहा हूं। पहले आप लोग ये तीनों डायग्राम्स बना लें, फिर मुझे इरेज करना पड़ेगा डायग्राम, तभी मैं लिखवा पाऊंगा। तो पहले आप लोग डायग्राम्स बना लीजिए वीडियो पॉज करके। ऑलराइट, नोट कीजिए, व्हेन टू क्लोजली स्पेस्ड ऑब्जेक्ट्स आर ऑब्जर्व्ड थ्रू एन इंस्ट्रूमेंट, अगर आप दो क्लोजली स्पेस्ड ऑब्जेक्ट्स को किसी इंस्ट्रूमेंट के द्वारा देखते हो, हमारी आंखें भी इंस्ट्रूमेंट ही हैं। अगर आप कोई माइक्रोस्कोप लगाते हो तो माइक्रोस्कोप में लेंस होता है, तो लेंस के अंदर लाइट जाती है। हमारी आंखों में भी लेंस है, उसमें लाइट जाती है। तो माइक्रोस्कोप है, टेलीस्कोप है, आपकी आंखें हैं, सब इंस्ट्रूमेंट ही हैं और सभी में एक जैसा प्रोसेस होता है। तो आपकी आंखों में लाइट घुसेगी तो रेटिना पर डिफ्रैक्शन पैटर्न बनेगा। माइक्रोस्कोप में छोटा लेंस होगा, उस लेंस में जब लाइट घुसते समय भी डिफ्रैक्शन पैटर्न ही क्रिएट होगा, क्योंकि माइक्रोस्कोप में भी कोई होल है, होल में से लाइट अंदर जा रही है, ऐसे ही होगा। कोई ना कोई तो होल होगा ना जिसमें से लाइट अंदर जा रही है, क्योंकि अगर कोई होल नहीं है तो लाइट तो अंदर जा ही नहीं पाएगी और आपका इंस्ट्रूमेंट तो किसी काम का नहीं रहेगा। कैमरा है तो कैमरे में भी लाइट को अंदर जाने की जगह देनी पड़ेगी। तो आप किसी भी इंस्ट्रूमेंट को अगर यूज करेंगे तो जब आप उस इंस्ट्रूमेंट से किसी पॉइंट को देखेंगे तो उस पॉइंट से आने वाली रोशनी इंस्ट्रूमेंट में घुसते समय डिफ्रैक्शन पैटर्न तैयार करती है। यही चीज यहां पे लिखा है, व्हेन टू क्लोजली स्पेस्ड ऑब्जेक्ट्स, पास पास रखे हुए दो ऑब्जेक्ट्स को आर ऑब्जर्व्ड थ्रू एन इंस्ट्रूमेंट, अगर हम किसी इंस्ट्रूमेंट के थ्रू ऑब्जर्व कर रहे हैं, द लाइट कमिंग फ्रॉम द टू ऑब्जेक्ट्स, तो दोनों जो ऑब्जेक्ट है उनमें से जो निकलने वाली लाइट है, फॉर्म्स डिफ्रैक्शन पैटर्न ऑन स्क्रीन। स्क्रीन भी कोई ना कोई लगाओगे, स्क्रीन पे ही इमेज बनती है। तो दोनों ऑब्जेक्ट से आने वाली रोशनी स्क्रीन पे जब पड़ेगी, जब अंदर घुसेगी इंस्ट्रूमेंट में और स्क्रीन पे जाके पड़ेगी, तो स्क्रीन पर बेसिकली दो डिफ्रैक्शन पैटर्न्स तैयार हो जाएंगे। तो मेरे पास बोर्ड पे स्पेस नहीं है, तो आप लोग ये फर्स्ट स्टेटमेंट नोट करिए पहले। तो जैसा कि मैंने आपको अभी समझाया कि अगर दो पास पास रखे पॉइंट ऑब्जेक्ट्स को हम किसी इंस्ट्रूमेंट के द्वारा देखते हैं तो ऑब्जेक्ट से निकलने वाली रोशनी डिफ्रैक्शन पैटर्न बनाती है। अगर दो ऑब्जेक्ट हैं तो दो डिफ्रैक्शन पैटर्न बनेंगे। अगर एक डिफ्रैक्शन पैटर्न का प्रिंसिपल मैक्सिमम दूसरे पैटर्न के फर्स्ट मिनिमम पे जस्ट कोइंसाइड हो जाए, जस्ट, तो हमको पहली बार दोनों ऑब्जेक्ट अलग अलग नजर आने चालू होते हैं। यही चीज लिखी है अकॉर्डिंग टू रैले, ये रैले का सजेशन था, टू क्लोजली स्पेस्ड पॉइंट ऑब्जेक्ट्स आर सेड टू बी जस्ट रिजॉल्व्ड। मतलब पहली बार आप इनको अलग अलग देख पा रहे हो। इससे पहले आपको लग रहा था, अगर इससे ज्यादा करीब होते तो आपको लगता कि ये दो नहीं, ये एक ही पॉइंट है। तो आर सेड टू बी जस्ट रिजॉल्व्ड इफ principal maximum in diffraction pattern of one object coincides with first minimum in diffraction pattern of second object. एक ऑब्जेक्ट के पैटर्न का प्रिंसिपल मैक्सिमम दूसरे पैटर्न के फर्स्ट मिनिमम पे अगर कोइंसाइड हुआ, अगर, तो पहली बार आप दोनों ऑब्जेक्ट्स को अलग अलग पहचान पाते हो। मतलब जो दो ऑब्जेक्ट हैं वो जस्ट रिजॉल्व होते, जस्ट रिजॉल्व रहते। ठीक है, तो ये पहले वाले डायग्राम के बारे में लिखा हुआ है। अगर प्रिंसिपल मैक्सिमम के बीच की दूरी इससे कम है सेकेंड वाले डायग्राम में, तो दोनों ऑब्जेक्ट आपको दो नहीं दिखेंगे, एक ही फील होगा।
हम कहेंगे ऑब्जेक्ट्स आर अनरिजॉल्व्ड, और अगर प्रिंसिपल मैक्सिमम के बीच में इससे ज्यादा दूरी है देन द टू ऑब्जेक्ट्स आर वेल रिजॉल्व्ड। तो अभी जो मैंने लिखा है ये फर्स्ट डायग्राम के बारे में लिखा है, आप इसको वीडियो पॉज करके नोट करिए, फिर मैं सेकंड डायग्राम और थर्ड डायग्राम के बारे में लिखूंगा, उसे भी आप नोट कर लेना। पहले इसको नोट करो फटाफट। तो अब दूसरे डायग्राम की बात कर रहे हैं। पहले डायग्राम के बारे में मैं लिखवा चुका हूं। If principal maximum of the two diffraction patterns are closer than the above mentioned condition, तो जो पहले डायग्राम की कंडीशन है उसके कंपैरिजन में अगर प्रिंसिपल मैक्सिमम ज्यादा क्लोज आ जाते हैं then the two objects are said to be unresolved। तो दोनों ऑब्जेक्ट्स अनरिजॉल्व हैं, मतलब अलग अलग फील नहीं हो रहे, एक पॉइंट जैसा फील होने लगते हैं। तो ये सेकेंड डायग्राम के बारे में मैंने लिखा है, इफ प्रिंसिपल मैक्सिमम ऑफ द टू डिफ्रैक्शन पैटर्न्स आर क्लोजर देन द अबव मेंशन्ड कंडीशन देन द टू ऑब्जेक्ट्स आर अनरिजॉल्व्ड। तो नोट कर लीजिए इस स्टेटमेंट को, फिर तीसरे डायग्राम के बारे में लिखते हैं। पहले इसको नोट करो। वीडियो पॉज करके नोट करो। अब थर्ड डायग्राम के बारे में सुनो। इफ प्रिंसिपल मैक्सिमम ऑफ द टू डिफ्रैक्शन पैटर्न्स आर फार, अगर ज्यादा दूर है, फार देन द अबव मेंशन्ड कंडीशन देन द टू ऑब्जेक्ट्स आर वेल रिजॉल्व्ड। वेल रिजॉल्व्ड। तो अगर प्रिंसिपल मैक्सिमम पहली वाली कंडीशन से क्लोजर है तो ऑब्जेक्ट्स आर अनरिजॉल्व्ड, और अगर पहली वाली कंडीशन से ज्यादा फार है देन ऑब्जेक्ट्स आर वेल रिजॉल्व्ड। तो ये नोट कर लीजिए, ये तीसरे डायग्राम के बारे में लिखा है। नोट इट क्विकली। ऑलराइट, अब बहुत दूर रखे दो पॉइंट्स को आप देख रहे हो। सवाल है कि आपको वो दोनों पॉइंट्स अलग अलग दिखेंगे या नहीं। क्या आप उन पॉइंट्स को दो पॉइंट समझोगे या आप उनको एक ही पॉइंट की तरह देखोगे, मतलब उन दोनों पॉइंट्स को आप रिजॉल्व कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। आप किसी इंस्ट्रूमेंट की मदद ले सकते हो, जैसे टेलीस्कोप से देख रहे हो, तो क्या टेलीस्कोप उन दोनों पॉइंट्स को रिजॉल्व कर पा रहा है अथवा नहीं कर पा रहा है। तो बेटे, एंगुलर सेपरेशन बिटवीन टू पॉइंट्स मिनिमम, जब हम उनको जस्ट रिजॉल्व करके देख पाते हैं, मिनिमम एंगुलर सेपरेशन बिटवीन टू पॉइंट्स फॉर द टू पॉइंट्स टू बी जस्ट रिजॉल्व्ड, मिनिमम जो एंगल है जब हम उन दोनों को अलग अलग पहचान पाते हैं, एंगुलर सेपरेशन, उसे कहते हैं लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन। तो लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन क्या चीज है? दो पॉइंट्स के बीच का मिनिमम एंगुलर फासला, एंगुलर सेपरेशन, जब हम उन दोनों पॉइंट्स को अलग अलग जस्ट पहचानने में कामयाब हो सकेंगे। मिनिमम एंगुलर फासला जब हम उनको दो पॉइंट्स की तरह देख सकते हैं। तो ये जो मिनिमम एंगुलर सेपरेशन होता है दो पॉइंट्स के बीच में, ताकि हमें वो दोनों पॉइंट्स अलग अलग दिखाई दें, एक पॉइंट जैसे फील ना हो, दिस मिनिमम एंगुलर सेपरेशन बिटवीन द टू पॉइंट्स इज कॉल्ड लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन। तो यही चीज मैंने लिखी है, मिनिमम एंगुलर सेपरेशन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स फॉर देम टू बी जस्ट रिजॉल्व। जस्ट रिजॉल्व होने के लिए ऑब्जेक्ट्स के बीच का जो मिनिमम एंगुलर सेपरेशन है, जस्ट रिजॉल्व होने के लिए बाय एन इंस्ट्रूमेंट, एक इंस्ट्रूमेंट से देखें तो हमें दोनों ऑब्जेक्ट जस्ट रिजॉल्व दिखाई पड़े। ऐसा करने के लिए जो मिनिमम एंगुलर सेपरेशन है, दैट इज कॉल्ड लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन ऑफ दैट इंस्ट्रूमेंट। उस इंस्ट्रूमेंट का उसे लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन कहा जाता है। तो लिमिट नाम से ही पता चल रहा है ये लिमिट है। अगर इससे कम एंगल पे ऑब्जेक्ट होंगे तो आप उनको दो ऑब्जेक्ट नहीं समझोगे, आप उनको एक जैसा फील करोगे। तो दो बहुत पास पास अगर पॉइंट्स हैं तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच का जो मिनिमम एंगुलर सेपरेशन है,
ताकि वो हमें जस्ट रिजॉल्व होके नजर आए। इस मिनिमम एंगुलर सेपरेशन को हम लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन का नाम देते हैं। अब डिफ्रैक्शन पैटर्न में मिनिमम की पोजीशन के बारे में तो मैं बता चुका हूं। सपोज ये ब्लैक वाले पैटर्न को देखिए, एक ब्लैक पैटर्न है, एक रेड कलर का पैटर्न है। आप ब्लैक वाले पैटर्न को देखो, ये जो ब्लैक वाला पैटर्न है इसका प्रिंसिपल जो मैक्सिमम है वो ओरिजिन मान लेते हैं। फर्स्ट मिनिमम की लोकेशन लैम्डा बाई ए है, सेकेंड मिनिमम की लोकेशन 2 लैम्डा बाई ए है, एंड सो ऑन। ये सब आप जानते हो, माइनस लैम्डा बाई ए, माइनस 2 लैम्डा बाई ए, एंड सो ऑन। और ये जो लैम्डा बाई ए मैंने लिखा है ये स्लिट से पास होने वाली लाइट के केस में लिखा है। अगर कोई सर्कुलर अपर्चर से लाइट पास करती है तो यहां पे 1.22 और रहेगा। तो अगर आपकी आंखें हैं, आंखों में तो सर्कुलर अपर्चर है तो 1.22 रहता है। फिर तो जस्ट रिजॉल्व होने के लिए जो एंगुलर सेपरेशन है वो मैं यहां पे लिख रहा हूं, लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन यानी थीटा लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन की वैल्यू लिख रहा हूं मैं, सिंबल हम थीटा देंगे। एंगुलर सेपरेशन है, थीटा दीजिए या डेल्टा थीटा दीजिए, आपकी मर्जी। एंगुलर सेपरेशन है तो आप डेल्टा थीटा सिंबल दे सकते हो। और ये जो दो पीक्स आते हैं, इन दोनों पीक्स के बीच का जस्ट रिजॉल्व कंडीशन में जो एंगुलर सेपरेशन है, तो एंगुलर सेपरेशन लैम्डा बाई ए है, और अगर सर्कुलर अपर्चर है तो 1.22 और रहता है, तो 1.22 लैम्डा बाई ए। तो अगर आप माइक्रोस्कोप यूज करोगे उसमें भी सर्कुलर अपर्चर होता है, टेलीस्कोप में भी सर्कुलर अपर्चर है, आपकी आंखों में भी सर्कुलर होल है, इसलिए मैंने यहां पे 1.22 लिखा हुआ है, क्योंकि सर्कुलर अपर्चर के डिफ्रैक्शन पैटर्न में 1.22 टाइम्स स्लिट वाले रिजल्ट्स होते हैं। तो दो पॉइंट के जस्ट रिजॉल्व होने के लिए उनके डिफ्रैक्शन पैटर्न में जो प्रिंसिपल मैक्सिमम बने, उनके बीच का जो मिनिमम एंगुलर सेपरेशन ये है, इसे ही लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन नाम देते हैं। ठीक है, तो आप ये स्टेटमेंट जो मैंने लिखा है, इस स्टेटमेंट को नोट करिए। लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन क्या है, उसकी वैल्यू क्या है, नोट करिए। जल्दी वीडियो पॉज कर लीजिए। अब बच्चों, किसी इंस्ट्रूमेंट की लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन जितनी कम होगी उसकी रिजॉल्विंग पावर उतनी ही अच्छी बोली जाएगी। लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन मतलब मिनिमम एंगल, जब हम दोनों पॉइंट्स को अलग अलग पहचान सकते हैं, मिनिमम एंगल। और अगर मिनिमम एंगल कम है मतलब और पास पास रखी चीजों को भी अलग अलग पहचान पाते हैं, यानी इंस्ट्रूमेंट की रिजॉल्विंग पावर ज्यादा है। तो वही चीज मैंने लिखी है, रिजॉल्विंग पावर ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन। रिजॉल्विंग पावर रिजॉल्विंग पावर जो है वो लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन अगर कम तो हम कहेंगे इंस्ट्रूमेंट की रिजॉल्विंग पावर ज्यादा, राइट। तो रिजॉल्विंग पावर को मैं सिंबल दे रहा हूं आर, रिजॉल्विंग पावर। रिजॉल्विंग पावर के लिए हम सिंबल यूज करेंगे आर। इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन। तो यानी कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1.22 लैम्डा डिनोमिनेटर में और ए ऊपर, ये। तो रिजॉल्विंग पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन। आप इतना याद रखोगे तो कई सारे क्वेश्चंस में आपकी मदद हो जाएगी। रिजॉल्विंग पावर वेवलेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो जितनी छोटी वेवलेंथ आप लाइट की इस्तेमाल करोगे आपको उतना ही बेहतर रिजॉल्विंग पावर मिलेगी। तो अगर आप टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप यूज कर रहे हो मान लो, और रेड लाइट की मदद से किसी चीज को देख रहे हो माइक्रोस्कोप से, रेड लाइट के कमरे में हो आप, तो कमरे में लाल कलर की रोशनी है। अगर रेड कलर की रोशनी की बजाय आप ब्लू कलर की रोशनी वाले कमरे में जाएं तो आपको बेहतर रिजॉल्विंग पावर मिलेगी, क्योंकि ब्लू कलर वाली रोशनी में वेवलेंथ रेड कलर से कम है
और वेवलेंथ कम है तो रिजॉल्विंग पावर ज्यादा है। तो रिजॉल्विंग पावर इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ ऑफ लाइट। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होता है एक। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में आपने सीखा है कि इलेक्ट्रॉन भी वेव की तरह बिहेव करते हैं, ये तो आपको मालूम है। और इलेक्ट्रॉन जब वेव की तरह बिहेव करते हैं तो उनकी जो वेवलेंथ होती है वो बहुत कम होती है। इलेक्ट्रॉन्स वाली वेवलेंथ, अगर आप लोगों को फॉर्मूला याद हो अगर, तो इलेक्ट्रॉन्स की जो डी ब्रॉय वेवलेंथ है दैट इज अंडर रूट 150 बाई वी एंगस्ट्रॉम्स। ये इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ का फॉर्मूला है। और V मतलब वोल्टेज, जितने पोटेंशियल डिफरेंस से इलेक्ट्रॉन हमने एक्सेलरेट किया है वो V है। तो अगर आपने 150 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेलरेट करवाया तो 150 वोल्ट से एक्सेलरेट होने पर इलेक्ट्रॉन्स की वेवलेंथ 1 एंगस्ट्रॉम होगी। और 1 एंगस्ट्रॉम, तो ब्लू लाइट की जो वेवलेंथ होती, वॉयलेट लाइट की, वो होती 4000 एंगस्ट्रॉम, 4000 एंगस्ट्रॉम। और इलेक्ट्रॉन की है 1। केवल 150 वोल्ट में एक्सेलरेट करवा दिया। ओनली 150 वोल्ट से जब इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट होते हैं तो उनकी जो वेवलेंथ है वो 1 एंगस्ट्रॉम हो जाती है। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में, पहले तो नाम से ही पता चलता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, मतलब माइक्रोस्कोप जिसमें इलेक्ट्रॉन को लाइट की जगह यूज कर रहे हैं, यानी इलेक्ट्रॉन वाली वेव्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। और क्योंकि इलेक्ट्रॉन वाली जो वेव्स हैं, यानी जो डी ब्रॉय वेव्स होती हैं इलेक्ट्रॉन की, उसकी वेवलेंथ नॉर्मल विजिबल लाइट से हजारों गुना छोटी है। 4000 गुना तो सीधे सीधे नॉर्मल विजिबल लाइट से वो छोटी है। और अगर वेवलेंथ 4000 गुना छोटी है तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की जो रिजॉल्विंग पावर है वो नॉर्मल माइक्रोस्कोप से 4000 गुना ज्यादा है। 4000 5000 गुना ज्यादा है। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से जब हम स्टडी करते हैं तो हमें बहुत बेहतरीन रिजॉल्विंग पावर्स मिलती हैं और बहुत ही क्लियर पिक्चर्स नजर आती हैं छोटे छोटे पॉइंट्स की, क्योंकि इसकी रिजॉल्विंग पावर बहुत हाई होती है। ठीक है, आप में से कई बच्चों को पॉसिबली हायर क्लासेस में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप देखने का मौका मिलेगा, और जो लोग अच्छी पढ़ाई करेंगे उन्हें ऑपरेट करने का भी मौका मिल सकता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप काफी महंगा होता है, तो इंडिया में कुछ ही जगहों पर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप मौजूद है। एंड आई होप कि आप लोग अच्छे से पढ़ाई करें और इस लेवल तक पहुंचे कि आपको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यूज करने का मौका मिले और आप इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से ली हुई पिक्चर्स को देखें, तो आप देन यू कैन अप्रिशिएट कि नॉर्मल माइक्रोस्कोप के कंपैरिजन में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से ली हुई पिक्चर्स आर फार क्लियर एंड बेटर, क्योंकि उसमें रिजॉल्विंग पावर बहुत ज्यादा होती है। तो ये रिजॉल्विंग पावर के बारे में मैंने जो लिखा है इसे आप नोट करिए। आई एम श्योर कि जो मैंने आज अभी समझाया है लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन और रिजॉल्विंग पावर के बारे में, डिफ्रैक्शन से रिलेटेड है ये दोनों, वो आपको अच्छे से समझ में आ गया है। आज के सेशन को हम यहीं पे फिनिश करते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे।